Hello students, how are you? Very good. Students, अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पैरेलल रेजोनेंट सर्किट देखा था और सीरीज ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की कंपैरिजन किया था। अब हम देखेंगे कि एसी सर्किट में एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो या एलसीआर सर्किट हो, तो एवरेज पावर कैसे निकालते हैं। आपने इसके प्रीवियस क्लासेज में देखा कि एक कंप्लीट साइकिल के दौरान एवरेज करंट की वैल्यू और एवरेज ईएमएफ की वैल्यू तो जीरो होती है, लेकिन पावर की वैल्यू क्या जीरो होती है कि नहीं होती है, कितनी होती है, हम एवरेज पावर के विषय में डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं एवरेज पावर इन एसी सर्किट। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस आर नॉन इंडक्टिव सर्किट। अब हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया है, उसमें हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया है। एवरेज पावर एक साइकिल में कितनी डिसिपेट होगी हमें ये डिस्कस करना है। मीन्स हमने एक रजिस्टर ले लिया है, उसमें हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया है, एवरेज पावर कितनी डिसिपेट होगी हम इसके विषय में डिस्कस करेंगे। आइए देखें, एज वी नो इन डीसी सर्किट पावर इज गिवन बाय P इक्वल टू VI। अगर कोई डीसी सर्किट होता है तो उसमें पावर निकालने के लिए हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारी पावर आ जाती है P इक्वल टू VI। इन AC since the value of I and epsilon both change continuously, so power is given by the product of instantaneous voltage and current value। Means अब हम बात अल्टरनेटिंग सर्किट की करें, अल्टरनेटिंग करंट की करें, तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, दोनों की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। इसलिए जब हम अल्टरनेटिंग सर्किट में पावर निकालना चाहते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी P इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू I, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, I क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, तो दोनों का इक्वेशन एक ही जैसा होता है। आपका ईएमएफ का है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, इसका है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर एप्सिलॉन नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब हम जानना चाहते हैं कि कोई एक साइकिल में कितनी पावर डिसिपेट होगी। एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय, अगर हम एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर की बात करेंगे 0 से कैपिटल T टाइम तक, तब क्या होगा, P एवरेज इक्वल टू, ये ट्रायंगल एवरेज का सिंबल होता है, ये ट्रायंगल एवरेज का सिंबल होता है, तो जब एप्सिलॉन नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एप्सिलॉन नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एप्सिलॉन नॉट I नॉट बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट I नॉट कांस्टेंट है, हमने इसको एवरेज के बाहर निकाल लिया। अब बात आती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कैसे निकालें। इसके दो मेथड है, एक तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट कर लें, दूसरा आइए हम एक डिस्कस करते हैं। देखिए ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, ये साइन थीटा का ग्राफ है। हमें पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो देखिए ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन 4 पाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। अगर एक साइकिल के एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो +1 -1/2 तो 0 आ जाएगा। ऐसे अगली साइकिल के लिए निकालेंगे +1 -1 0 आ जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन थीटा या cos थीटा की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन थीटा या cos थीटा की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है। देखिए मैंने राइट किया है, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू, cos थीटा की एवरेज वैल्यू, साइन n थीटा की एवरेज वैल्यू, cos n थीटा की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू
cos थीटा की एवरेज वैल्यू, sin n थीटा की एवरेज वैल्यू, cos n थीटा की एवरेज वैल्यू, जहां n 1 2 3 है इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन हम sin स्क्वायर थीटा कर देंगे तो sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर करने पर ये जो निगेटिव है ये भी पॉजिटिव में चला आएगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा ये है, अब ये वैल्यू आपकी क्या है प्लस हाफ, इसकी हाफ क्या हो जाएगी 0 + 1/2, तो 1/2 हो जाएगी। ये रेड लाइन में इसकी एवरेज वैल्यू को डिनोट कर रहा है, तो देखिए रेड लाइन की एवरेज वैल्यू कितनी है 1/2, तो sin स्क्वायर ओमेगा टी और cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। sin स्क्वायर ओमेगा टी और cos स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, जबकि sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी sin n ओमेगा टी cos n ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है। ओके, आइए देखिए अब sin स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। sin स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से t में 1/2 है, तो ये हो जाएगा p एवरेज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट i नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब इसको हम राइट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन √2, इसको राइट कर सकते हैं i नॉट अपॉन √2, एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन नॉट अपॉन √2 होता है एप्सिलॉन r, i नॉट अपॉन 2 होता है i r, तो एवरेज पावर हो जाएगी e एप्सिलॉन r * i r। इसका मतलब ये हो गया कि किसी रजिस्टर में एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज पावर होती है वो आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। मींस अल्टरनेटिंग सर्किट में रेजिस्टेंस अगर केवल लगा हो तो उसमें एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ के आरएमएस वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, और ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार काम आएगा जब भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंट डेरिवेशन करेंगे। अब आइए हम देखते हैं इंडक्टर में, अगर कोई इंडक्टर या कॉइल होगी तो उसमें एक साइकिल में एवरेज पावर कितनी होगी, एवरेज पावर इन एन इंडक्टर। अब हम एक इंडक्टर की बात करते हैं। When an inductor is connected with an AC source, current grows from 0 to maximum value। जब भी हम किसी इंडक्टर या कॉइल को अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ देते हैं तो करंट अपने इमीडिएट वैल्यू को तुरंत नहीं पहुंचती है, करंट धीरे धीरे अपने मैक्सिमम वैल्यू को 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। इसको बोलते हैं ग्रो ऑफ द करंट इन द ELR सर्किट। तो करंट 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को धीरे धीरे ग्रो होगी। एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर दैट अपोजेस द ग्रो ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर। और जब करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ ग्रो हो रही होगी, करंट चेंज हो रही होगी, तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि करंट के ग्रो होने का अपोज करेगा, The work done by the external source to build up the current from 0 to I naught is एक्सटर्नल सोर्स जिससे हमने कॉइल को कनेक्ट किया है, करंट को ग्रो कराने में उसको वर्क डन करना पड़ेगा। उसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो ½ Li² होगा, वर्क डन ½ Li² होगा। आफ्टर द करंट ग्रो अप टू मैक्सिमम वैल्यू I naught, इट डिक्रीजेस फ्रॉम I naught to 0। जब करंट अपने 0 से मैक्सिमम वैल्यू को ग्रो हो जाती है तो फिर वो डिक्रीज होना शुरू होती है, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू I naught से 0 की तरफ डिक्रीज होती है। और जितनी एनर्जी उसने ग्रो होते समय सोर्स से लिया था वो सारी की सारी एनर्जी सोर्स को फिर रिटर्न कर देती है। इस तरीके से एवरेज कोई भी एनर्जी वो सोर्स से नहीं लेती है, इसलिए एवरेज पावर 0 आती है। तो द वर्क डन बाय सोर्स इन वन कंप्लीट साइकिल 0 to 2 EI dt। ये आपको हो जाएगा 0 से t, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट sin ओमेगा t। और हमें पता है कि इंडक्टर में करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, तो करंट का इक्वेशन हो जाएगा I naught sin ओमेगा t minus π/2 dt। इन इंडक्टर I lags behind π/2 by the EMF। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से π/2 पीछे होती है, लैग करती है, उसका इक्वेशन I naught sin ओमेगा t minus π/2 होता है। अब आगे आइए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। आइए अब हम देखते हैं कि टोटल वर्क डन कितना होगा एक कंप्लीट साइकिल के दौरान जब भी कोई इंडक्टर जो है वो जब भी किसी इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगी। देखिए टोटल वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा
यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ये आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हमने पहले यूज कर दिया। अब साइन नॉट और आई नॉट 0 टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी टू कॉस ओमेगा टी dt हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा। अब साइन नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी dt। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी dt हो जाएगा। अब साइन 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी, साइन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ए थीटा डी थीटा का होता है माइनस 1 अपॉन ए कॉस ए थीटा, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 टू dt, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका एप्सिलॉन नॉट आई नॉट अपॉन 4 ओमेगा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी माइनस कॉस 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू 0, तो जाएगा कॉस 360 मीन्स 1 माइनस कॉस 0 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। एवरेज पावर होता है टोटल वर्क वन टाइम 1 टाइम पीरियड इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी आइडल इंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो आइडल इंडक्टर में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती है, कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस नहीं होता है। देखिए देयरफॉर एवरेज पावर थ्रू एन इंडक्टर इन कंप्लीट साइकिल इज 0। किसी एक आइडल इंडक्टर में एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर कितना होती है 0 होती है। आइडल इंडक्टर डज नॉट लॉसेस एनी पावर, आइडल इंडक्टर जो है वो कोई भी पावर लॉस नहीं करता है, इसमें करंट तो फ्लो करती है बट ये कोई पावर लॉस नहीं होता। Whatever energy an ideal inductor takes from the source at the time of growth of current, it returns to the source at the time of decay of the current। तो जब भी हम किसी इंडक्टर को अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो जब उसमें करंट अपने 0 से मैक्सिमम वैल्यू तरफ ग्रो हो रही होती है तो जितनी एनर्जी वो सोर्स से लेता है, जब करंट मैक्सिमम वैल्यू से 0 की ओर डिके कर रही होती है तो उतनी एनर्जी वो सोर्स को वापस कर देता है। तो इस तरीके से एवरेज पावर क्या होती है 0 हो जाती है। तो इस तरीके से इंडक्टर में आइडल इंडक्टर में करंट तो फ्लो करती है बट पावर लॉस 0 होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव करिए एक आइडल इंडक्टर में करंट फ्लो करती है बट कोई पावर लॉस नहीं होता, पावर लॉस 0 होता है। तो ये चीज़ आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि जब भी हम किसी आइडल इंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो करंट तो फ्लो करती है लेकिन कोई पावर लॉस नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि करंट के ग्रो करते समय जितनी एनर्जी इंडक्टर एक्सटर्नल सोर्स से लेता है, करंट के डिके होते समय उतनी ही एनर्जी इंडक्टर को वापस कर देता है, वो सोर्स को वापस कर देता है। ओके, इसलिए एवरेज पावर डिसिपेटेड क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0 होती है।